था कि डॉलर को ख़त्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे हैं कि नालियों में बहेगा। नहीं, आप इल्यूजन मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी बेस्ड बात, रियलिटी ही बात करता हूँ। अच्छा। और अगर 15 साल में मेरे कही हुई चीजें कबूल नहीं हुई तो फिर आप इस पे शक करें, वरना यही इंडियन मीडिया जो आज मुझ पे तनकीद कर रहा है, कोविड-19 में ये बड़े बड़े सूरमा आपके इंडिया में काफी बातें हो रही हैं। करें ना, हमारा है उनसे दुश्मनी, रहेगी सारी जिंदगी, लेकिन मईशी जंग है, मुआशी जंग है। अच्छा। मईशियत में मारना है ना, बाकी मेरा ताल्लुक नहीं उनसे। यही इंडियन मीडिया और ये सारे सुरमा जो हम पे तनकीद करते हैं, जब कोविड आया था ना, ये मुंह लपेट के रफा हजत करते थे मास्क में। ये इतने बड़े बहादुर मर्द थे। आज अगर इनके चेहरे पे मास्क नहीं है ना, ये मेरी जीत थी, क्योंकि मैंने उतर के इस खौफ को खत्म किया था और अपने मुल्क को खुलवाया था 7 दिन के अंदर। कहा था कि ये मुर्गी बकरे भेड़ इनके सांस लेने से ये ना मरे तो तुम हरामखोर कहां से मरोगे, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं बताया था ये मैंने सुने ना, इसी से मुंसलिक है ना, डॉलर ही को तो मजबूत कर रहे थे और हम कमजोर कर रहे थे। ये खबर आई जिसने मुझे हैरान नहीं किया, लेकिन आपको हैरानी हो जाएगी। अब आप जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा मैं पिछले 6 या 8 महीने से एक बात आप सबको बोल रहा हूं कि भारत सारी दुनिया को हक्का बक्का करने वाला है और हम 2025 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कई लिब्रांडू हैं, कई आप में से भी कई लोग थे, वो बोल रहे थे कि यार IMF से ज्यादा समझदार आप हो। और मैं आपको हमेशा बोलता था कि मैं बिजनेस का आदमी हूं, फाइनेंस और इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का जाहिल सैयद रजा आब्दी कह रहा है कि कुछ ही दिनों में US डॉलर नालियों में बहेगा, कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये जाहिल पाकी बहुत पागल आदमी है और कुछ भी बोल रहा है। मैं पिछले 13 साल से रिसर्च कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मालामाल कैसे बनाया जाए या पाकिस्तान का सारा कर्ज कैसे उतारा जाए, तो इसने ये उपाय बताया है। लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इन ज़मीर फरोशों के होते हुए पाकिस्तान को कर्ज से कैसे निकालें, तो वो मुझे समझ नहीं आता। उसके लिए इख्तियार चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, आवाम से वोट की भीख चाहिए। वोट ले लो, कल को 1 लाख वोट को 1000 कर देते हैं, 1000 को 1 लाख कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या खाक हमने मेहनत करनी थी, और मेहनत कहाँ करनी थी। पाकिस्तान का इस पूरे हमारे फार्मूले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना, तो मेरे लिए लाजिम था डॉलर को ख़त्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे हैं कि नालियों में बहेगा। नहीं, आप इल्यूजन मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी बेस्ड बात, रियलिटी ही बात करता हूँ। अच्छा। और अगर 15 साल में मेरे कही हुई चीजें कबूल नहीं हुई तो फिर आप इस पे शक करें, वरना यही इंडियन मीडिया जो आज मुझ पे तनकीद कर रहा है, कोविड-19 में ये बड़े बड़े सूरमा आपके इंडिया में काफी बातें हो रही हैं। करें ना, हमारा है उनसे दुश्मनी, रहेगी सारी जिंदगी, लेकिन मईशी जंग है, मुआशी जंग है। अच्छा। मईशियत में मारना है ना, बाकी मेरा ताल्लुक नहीं उनसे। यही इंडियन मीडिया और ये सारे सुरमा जो हम पे तनकीद करते हैं, जब कोविड आया था ना, ये मुंह लपेट के रफा हजत करते थे मास्क में। ये इतने बड़े बहादुर मर्द थे। आज अगर इनके चेहरे पे मास्क नहीं है ना, ये मेरी जीत थी, क्योंकि मैंने उतर के इस खौफ को खत्म किया था और अपने मुल्क को खुलवाया था 7 दिन के अंदर। कहा था कि ये मुर्गी बकरे भेड़ इनके सांस लेने से ये ना मरे तो तुम हरामखोर कहां से मरोगे, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं बताया था ये मैंने सुने ना, इसी से मुंसलिक है ना, डॉलर ही को तो मजबूत कर रहे थे और हम कमजोर कर रहे थे। मैं नहीं बताया था ये मास्क उतार दो, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की जो तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इससे तुम्हारे फेफड़ों में कीड़े पड़ रहे हैं और फेफड़ा खुराक है उस कीड़े की, इस वजह से तुम्हारे फेफड़े खत्म हो रहे हैं। मास्क उतारा, लोगों को बचाया, अपने लोगों को बचाया। इस जिम के अंदर 4 मुल्कों के अंदर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत, क्या आप नहीं घुस सकते। बहरहाल अल्लाह की ड्यूटी थी, मैंने अदा की। अब इसका इस कर्ज से निकालने के लिए लाजिम था कि एक ब्लॉक आए सामने, ईरान, रशिया, चाइना। अब जाए 2013 से मैं इस ब्लॉक को बनाता आ रहा हूँ, इस माइंडसेट को, क्योंकि बहामी ट्रेड की वजह से ही डॉलर ने जाना था। सबसे बड़ी ट्रेड ही ऑयल है, ठीक है। इस ऑयल और गैस की ट्रेड के ऊपर ही तो सारी डॉलर की ट्रांजैक्शन है। ईरान, रशिया और चाइना ने 2013 में ये ब्लॉक के बनने का आगाज हुआ और बनते बनते आखिर इस नतीजे पे आए कि बहामी ट्रेड को वो बार्डर पे ले गए, जिससे डॉलर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा। इस वक्त दुनिया के 28 ममालिक इस चीज के फैसले के ऊपर कारबंद है कि हमने बहामी ट्रेड आपस में करनी है, अपनी करेंसी में करनी है। और इसके लिए सबसे लाजिम था कि डॉलर को कैसे खत्म करें। अब डॉलर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा था कि इस रूट चाइल्ड के मैकेनिज्म को खत्म किया जाए। अब पाकिस्तानी सियासतदानों ने क्या किया, देखें,
पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही, 8,900 अरब रुपए का ऊपर खजाने पे बोझ चढ़ा दिया। ठीक है। पीएमएलएन की हुकूमत 5 साल रही, 14,650 अरब रुपए का बोझ चढ़ा दिया। फिर आया कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा लीडर नियाजी, 14,365 अरब रुपए का बोझ चढ़ा दिया। फिर ये आए 14 जमाती ठग 1 साल के लिए, इन्होंने तो हद ही क्रॉस कर दी ना, 18,200 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। पाकिस्तान का एक्सटर्नल इंटरनल कर्जा कुल मिला के 75,000 अरब पे ले आए। ये कैसे खत्म होगा? ये ऐसे खत्म होगा कि हमने इसराइल को खत्म करना है, जो कि रोथशाइल्ड का मैकेनिज्म है। अगर इसराइल खत्म, दुनिया से डॉलर खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनाइटेड नेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनिसेफ खत्म। इसराइल खत्म, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन खत्म। इसराइल खत्म, डॉलर खत्म। उसकी वजह यह है कि मेरी नजर हमेशा इनके ऊपर ये रही कि ये जो एग्रीमेंट करते हैं, जब वो मेरे पास आते थे, ये इसकी टोटल ट्रांजैक्शन है आपके लोन की, और इसके अंदर तमाम एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जितने भी एग्रीमेंट करते थे लोन के, उसके अंदर मैं सिर्फ एक नुक्ता देख के खुश हुआ करता था और सजदा शुक्र अदा करता था, अल्लाह ताला ये आपका करम है कि ये नुक्ता है। क्योंकि अब इस नुक्ते के तहत पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है, और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1,000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा, और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। मेरे साथ आवाज मिलाएं, मेरी ताकत बने, इस डॉलर को गरक करने के अंदर मेरा साथ दे। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है। ये पढ़े एग्रीमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक के, यही है एग्रीमेंट तो बिल्कुल ठीक तो है। हमने हर सूरत इसको खत्म करना है, इस मैकेनिज्म को खत्म करना है। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के 80 मुल्क इस शिकंजे से निकलेंगे बाहर, जिनकी आवाम का खून चूस रहा है IMF, वर्ल्ड बैंक, रोथशाइल्ड और ये अमेरिका। इससे निकालने के लिए हर सूरत इस डॉलर को गर्क करना, और इंशाल्लाह इसराइल के साथ ये गर्क होना शुरू होगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सबसे बड़ा झटका इस डॉलर को पड़ेगा, और ये 5 से 10% डिवैल्यू पे जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया के लोग डर जाएंगे। उस दिन अरबों लोग डॉलर को डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड इस तरह करेंगे, ट्रिलियंस ऑफ टन के अंदर डॉलर यहां जमीन पे आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे पहली ख्वाहिश होगी डॉलर निकालो, डॉलर गिर रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि डॉलर कितना है दुनिया में, जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। आज छाप लो, कल छाप लो, परसों छाप लो, जहाज भर लो, प्लेन भर लो, जिसको खरीदना है डॉलर से खरीद लो। रद्दी है, एक रद्दी का नाम डॉलर है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 2026 को इस डॉलर की हैसियत जीरो कि अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क की एक करेंसी होती है। पाकिस्तान का जैसे रुपया जी, इंडिया का रुपया, दिरहम, रियाल। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हर मुल्क की 2 करेंसियां होती हैं, एक रुपया, एक डॉलर, एक रियाल, एक डॉलर, एक यान, एक हर जगह डॉलर जो है वो अलावा एक मुल्क के, और वो है अमेरिका। ठीक है। अच्छा, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि डॉलर का मालिक खुद अमेरिका भी नहीं है, फ्रेंचाइज है उसके पास। ठीक है, ओके, ये एक हकीकत, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, डॉलर को अपनाने की पादाश के अंदर 3 अमेरिकी सदर ने आवाज उठाई और तीनों मारे गए, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे इब्राहिम लिंकन, 1965 पे हेडशॉट। डॉलर को अपनाने की बात की, 3 दिन बाद ही उसको एक तकरीब के अंदर गोली मार दी। मारने वाले को उसी जगह मार दिया गया, किस्सा तमाम हो गया, लाइक जो हमारे पाकिस्तान में होता है। नंबर 2 रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, 1945 में इसको भी मार दिया गया। अच्छा। नंबर 3 जॉन एफ कैनेडी। हाँ, मैं कहती हूं उनका मैंने पढ़ा। उसका एक बयान था जो उसकी मौत का सबब बना कि जो लोग पीछे बैठ के हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे। उसकी हुकूमत चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तारीख का ये जुमला साबित करता है कि अमेरिका के जितने सदर और हुक्मरान हैं वो हमारे वालों के जैसे नहीं। और वैसे भी ये फिनोमेना क्लियर भी हो गया, बहुत क्लियर हो गया ना, ये खत्म हो गई बात। जो है अमेरिका का, वो एक कठपुतली है, वो कठपुतली जैसे हमारे ये कठपुतली बैठे ऐसे वो भी हैं, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, हमारे जैसे पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल जी। उस दिन मैं आपको ये बताऊं कि 2013 में ही मैं ये जान गया था कि यूएसए को इसराइल की जरूरत नहीं है। ये गलत फिनोमेना है आप लोग के जहन में। इसराइल को, हाँ, अमेरिका की जरूरत इसराइल है। ठीक है। इसराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को जरूरत है इसराइल की। अमेरिकी सियासत और हुक्मरानों का जो मंबा है बेशक अवाम है, अवाम में उनकी हुक्मरानी है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के पास है। इसराइल पे उनकी ग्रिप है, अमेरिका की नहीं, अमेरिकन सियासतदानों की नहीं। अब बहरहाल डॉलर और अमेरिकन इंतज़ामिया जिसके हाथ के अंदर तिनकी की तरह नाच करते हैं, आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स है जो डॉलर का मालिक है? उसका नाम है रोथशाइल्ड।
द हाउस ऑफ रूट चाइल्ड एंड सन, ये मालिक हैं जी। और इसके जो है ना पिछले 200 साल से ये राज कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बताऊं कि जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तहरीर पीछे जाएंगी तो यहाँ से जो लूट का माल बर सगीर पाक व हिंद से लूटा गया और दर्जनों जहाज़ों में सोना और हीरे जवाहरात ले जाए गए, वो ले जाके पूरा उसको ग्रिप किया और उसके बाद दुनिया के अंदर एक आलमी करेंसी को मजबूत करके राइज किया जिसका नाम डॉलर। अच्छा, क्योंकि हर चीज़ का होता है। अब रूट चाइल्ड मालिक किसका है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बंदेज बैंक, जर्मन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ओके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सारे गवर्नर वही यहाँ पे लेके आता है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। ठीक है। अच्छा, इसके शेयर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंस्टाग्राम, फलां एक्स, ये जो आप ट्विटर का नाम लेते हैं, इसके शेयर्स हैं। अच्छा, इसका बैंकिंग निज़ाम इसने राइज किया पूरी दुनिया में, सूदी निज़ाम इसने राइज किया, क्रेडिट कार्ड इसने राइज किया। मतलब दुनिया का अगर कोई हाकिम है, कायनात का हाकिम अल्लाह है, दुनिया का हमारे ईमान में मालिक और हाकिम भी अल्लाह है, लेकिन दज्जाल का ये जो सबसे बड़ा खलीफा है दुनिया के अंदर, हकीकत में तो दुनिया यही चलाता है, और वो है रोथशाइल्ड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी असलह के कारखाने हैं, जितने शिपिंग लॉजिस्टिक है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, जेट प्रोजेक्ट हैं, इवन के हर चीज़ इसके मैकेनिज्म में चली, इसके मैकेनिज्म के तहत ये पूरी दुनिया चल रही है और चलाई जा रही है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है मकरूज करता है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है वो इसकी आंख है जो उस पर नज़र रखती है, जिसका काम है खून चूसना, जैसे कि आजकल आपका चूसा जा रहा है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं हमें, बहरहाल आपकी मर्ज़ी। अब इसराइल जो बसाया गया है ना, इसका जो मिशन है वो हैकल सलमानी है। ठीक है। मस्जिद अक्सा को गिराना और हैकल सलमानी को तामीर करना इस सोच की मिल्कियत है। हैकल सलमानी को बसाने के लिए इसने इसराइल बसाया, यहूदियों को ला के आबादकारी कराई वहाँ पे, और उसके बाद यहूदियों के हाथों मुसलमानों का कत्ल, उन्हीं के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम कराया। दर हकीकत इसराइल के जो गिरदो पेश, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत, ग्रेटर अफगानिस्तान, इसके जहन ये खबर आई जिसने मुझे हैरान नहीं किया, लेकिन आपको हैरानी हो जाएगी। अब आप जो लोग मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा मैं पिछले 6 या 8 महीने से एक बात आप सबको बोल रहा हूं कि भारत सारी दुनिया को हक्का बक्का करने वाला है और हम 2025 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कई लिब्रांडू हैं, कई आप में से भी कई लोग थे, वो बोल रहे थे कि यार आईएमएफ से ज्यादा समझदार आप हो, और मैं आपको हमेशा बोलता था कि मैं बिजनेस का आदमी हूं, फाइनेंस और इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं। ये जो आईएमएफ वाले बोलते हैं एसी के रूम में बैठकर, ये नहीं समझते कि भारत में तरक्की कैसे हो रही है, मोदी जी 3rd टर्म में आकर और कैसे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने वाले हैं। और आईएमएफ का बोलना था कि हम एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे 2030 में। आईएमएफ बोलता था हम 2028 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, और मैं अकेला आदमी था जो बोल रहा था कि 25 में ही मुझे ऐसा लगता है हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। मुझे लगता है कि कई लोगों को, जैसे मोदी जी ने एक बार बोला था पार्लियामेंट में कि कई लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन अकल देर से आती है, आईएमएफ का भी यही हाल है। ये जो पढ़े लिखे लिब्रांडू हैं, इन्हें टाइम लगता है सुमित जैन की बातें समझने के लिए। आज अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2025 में हम 3rd नहीं बोला है भैया, 4th बोल दिया है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2024 के एंड में या 25 में हम बन जाएंगे। यानी कि जो ये 2030 बोल रहे थे उसे इन्होंने 2025 पे तो ये ले आए हैं, यानी कि जो मैंने बोला था 2025 वहीं पर ये पहुंच गए हैं। अब आपको लगेगा कि यार ये एकदम से 5 साल ये कम कैसे हो गए। ये आईएमएफ को अभी समझ नहीं आ रहा है, वो उसके ऊपर 2-3 साल तो स्टडी करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या है। मल्टीपल रीजंस हैं। पहली बात, जापान डूब रहा है, वहां पर एक तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कंजम्पशन नहीं है। जापान को लगता था कि हमारे यहां पर कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़नी शुरू होगी, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है, पैसे कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसके कारण कंजम्पशन नहीं है और इकोनॉमी बढ़ नहीं रही। एक्सपोर्ट में हलचल नहीं है, अमेरिका यूरोप रिसेशन में है, खुद की कंजम्पशन नहीं है, बाहर एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं है, क्या करेंगे। ऊपर से चाइना ने वाट लगाई हुई है क्योंकि चाइना खुद डूब रहा है।
वो अपने आप को बचाने के लिए रॉ मटेरियल से भी कम प्राइस में माल को बेचना शुरू कर दिया, यानी कि डंप कर रहा है दुनिया में। उसके कारण जापान की ऐसी हालत हो गई है कि इनकी करेंसी भी डूब गई है, ऑलमोस्ट 10% नीचे आ चुकी है पिछले 2-3 महीनों में। उसके कारण क्या हुआ है कि इनकी इकोनॉमी तेजी से रॉकेट की तरह नीचे गिर रही है। और भाई हमारा रॉकेट ऊपर जा रहा है, जापान का रॉकेट नीचे आ रहा है। इसके कारण वो जितनी तेजी से नीचे गिरेंगे उतना जो हमारा गैप है वो कम होता जाएगा। दूसरा रीजन एक और है, उनकी इकोनॉमी डाउन है बिकॉज ऑफ करेंसी एंड सेल्फ कंजम्पशन। हमारी जो तरक्की है उसका रीजन है कि हमारी जीडीपी 7.6% पे तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम राइज करेंगे, लेकिन आईएमएफ तो रहा आईएमएफ, उन्होंने बोल दिया ना जी ना, 7.6 तो आप गलत बोल रहे हो, आप तो 7.8 से भी ज्यादा पे राइज करने वाले हो। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से भी ज्यादा आंकड़ा दे दिया है आईएमएफ ने। अब उसका तर्क क्या है कि आईएमएफ ने पहली बार इंडियन गवर्नमेंट के डेटे से भी ज्यादा का नंबर कैसे दे दिया, क्योंकि जनरली अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलती है 7%, ये बोलेंगे ना 6.5 या 6.6, ये कभी भी 7 को 7.25 नहीं करते। अब रीजन क्या है, इनको भी पता लग गया कि आएगा तो मोदी ही, और जैसे ही मोदी जी आएंगे उन्होंने अनाउंस कर दिया पहले आते ही मैंने 100 दिनों में भारी भरकम काम करने हैं, भारत के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैंने सॉल्व करना है। अब आप सोच सकते हैं मुद्दा कोई भी हो सकता है, आप बोलेंगे शायद पीओके को लेना हो, या ये मोमिन्स को सीधा करना हो, इनके आरक्षण खत्म करने हो। ऐसा नहीं है, वो इकोनॉमी की तरफ से बात कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसे बड़े फैसले लूंगा जिससे इकोनॉमी और तेजी से बढ़े। और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने 3-4 स्टेप्स सोचे हुए हैं। जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको लेके आना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इकोसिस्टम यहां बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहां पर शुरू करना है, वो बेशक टेस्ला हो, बेशक कोई हो, या भारत की भी जो ईवी मार्केट है उसको हमने बढ़ाना है और मार्केट को कैप्चर करना है, भारत में भी सेल्फ कंजम्पशन और दूसरा है वर्ल्ड में। अब आईएमएफ को एक चीज और समझ आ गई कि अगर जापान नीचे जा रहा है बिकॉज पॉपुलेशन कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रही है, भारत में क्या हो रहा है, थैंक्स टू पॉपुलेशन इंक्रीज, एंड कोई छोटे पॉकेट्स में नहीं है, पूरे भारत में पॉपुलेशन की इंक्रीज है, जिसके कारण हमारे यहां पर कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, जिसके कारण पैसा है लोगों के पास खर्चा करने के लिए। तो भारत की जो पॉलिसी है कि हम दुनिया के लिए माल बनाएंगे लेकिन पहले हम अपना पेट भरेंगे, और भाई हमारा पेट ही इतना बड़ा होता है कि जितना मर्जी खा लें हमारा पेट ही भरता। 26 को इस डॉलर की हैसियत 0। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये लाइव भी वो जा रहा है, कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये उसका फैसला है। दज्जाल को शिकस्त यही तो है सबसे बड़े, कि उसकी करेंसी खत्म हो जाए। डॉलर के ऊपर क्या दज्जाल का साइन मौजूद नहीं? मैं ये सारी बात आपकी मानने के बाद आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक सुनने वाले या देखने वाले को गुजारिश सुने, 100 अरब डॉलर आप पे कर्जा हो, आप 2 रुपए डिवैल्यू करो तो 200 अरब का इजाफी बोझ पड़ जाता है। सर वो ठीक है, 70% जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है ना, वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। क्योंकि अगर आज पीपल्स पार्टी जाए बोले 1 अरब डॉलर दे दो, वो क्या बोलेगा, 5 रुपए इस पे अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दो। ये मान जाते हैं, इनकी वजह से 500 अरब डॉलर का बोझ हम पर, 500 अरब रुपए का बोझ हम पर सवार हो जाता है। 70% जो आपकी वैल्यू है ना, डिवैल्यू हुई है, वो इस करेंसी की डिवैल्यू की वजह से। अब इन्होंने क्या हथियार इस्तेमाल किया, आपके रुपए को डिवैल्यू करते गए, आपके कर्ज को बढ़ाते चले गए। अब उतरेंगे कैसे? डॉलर को आप डिवैल्यू करते जाए, कर्ज नीचे आता चले। कौन करेगा ये डी वैल्यू जो आपने अल्लाह करेगा, आप लोग का नहीं यार, ये इसी तरह करते रहे ना सारी जिंदगी। अगर मेरी बातों पे सर 300 रुपए से ऊपर गया है, आपके यहाँ है ना, आपके यहाँ है, दुनिया की ट्रेड पे नजर डालें आप दुनिया के हिसाब से चलेंगे, अपने मुल्क के हिसाब से चलेंगे। डॉलर तो दुनिया का है ना, आप लोग तो उसके खाली खरीदार हो, और क्या आप तो ईमान बेचने के लिए इस्तेमाल करते हो। याद रखना फैसल आप तो ईमान बेचने के लिए इस्तेमाल करते हो। मेरी बात सुने, इनका कहना है, मेरा कहना है, डॉलर जिस तरह, ये कानून कुदरत है, जो चीज जैसे तवल्लुद पाती है वैसे ही उसका इख्तिताम होता है। तो जैसे ग्रेटर इसराइल को यूं बढ़ाया था वैसे ही शिलिंग होता जा रहा है। क्या 7 अक्टूबर से पहले आप ये मानती थी कि इसराइल को कोई इस तरह तबाह कर सकता है? हाँ वैसे ये बात आज क्या हुआ? लेकिन एक सवाल आया है दोस्तों, लाल टोपी का छोटा जाहिल भाई बोल रहा है कि अगर तुम्हें डॉलर को नीचे लाना है और नाली में बहाना है तो सबसे पहले
सबसे पहले इजराइल पर हमला कर दो, इजराइल को नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि इजराइल के यहूदी फैमिली रॉकचाइल्ड ही पूरी अमेरिका के डॉलर को ओन करती है। और अगर इजराइल ही नहीं रहेगा तो वो रॉकचाइल्ड फैमिली के लिए मशीनरी नहीं काम करेगी। ये जाहिल बहुत बड़ा वाला जाहिल है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इजराइल के 1947 में आया था, उससे 150 साल पहले से ही अमेरिका डॉलर के ज़रिए दुनिया में राज कर रहा है। पर इन जाहिलों को कैसे पता होगा? मदरसे में पढ़ते लिखते हैं, नफरत भरी ज़िंदगी जीते हैं। ये बोल रहा है पाकिस्तान का कर्ज भी मिनटों में झटक जाएगा। अगर डॉलर का डिवैल्यूएशन हुआ तो हमने पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ही कर्ज डॉलर के तौर पे ही जाता है। अगर डॉलर की ही डिवैल्यू हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमारा कर्ज हो जाएगा। और ये जाहिल बोल रहा है इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत के अर्थव्यवस्था का होगा, क्योंकि भारत का जो 600 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है वो भी कम हो जाएगा और पाकिस्तान का पूरा कर्ज उतर जाएगा और हम भी गजवाए हिंद करके हिंदुस्तान पर परचम लहरा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।